हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 44। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 जो कि अकाउंट्स का है और उसका चैप्टर का नाम है बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट। इसमें हम समझेंगे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले इनको समझते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। ये है मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हमारे सर ने लिखवाए थे। तो आज हम सिर्फ देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जितने भी बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे वो सारे कैपिटल के ऊपर बेस्ड होंगे। तो पहले हम समझते हैं कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो कैपिटल मेनली 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहले समझते हैं अथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल किसे कहते हैं। अथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल तीनों अलग अलग नाम है, बट तीनों का काम एक ही है, तीनों एक ही काम से जुड़ा हुआ है। अथोराइज्ड कैपिटल यानी कि हम जब कंपनी शुरू करते हैं तब जितना हमने कैपिटल लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी बनाते समय, उसमें जितना कैपिटल लगा और उसको तोड़कर जो हमारा शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकला और उस शेयर्स का जो हमारा वैल्यू निकला, कितने रुपए का हमारा एक शेयर है, तो उसे हम कहते हैं अथोराइज्ड शेयर या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल जब हम कंपनी शुरू करते समय जो कैपिटल लगाते हैं उसको, नॉमिनल कैपिटल या फिर इसको हम बोल सकते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। तीनों का तीनों मीनिंग एक ही को दर्शाता है कि हम जब कैपिटल लगाते हैं कंपनी शुरू करते वक्त और जो हमारे पूरे लाइफ टाइम का कैपिटल होता है उसका शेयर्स तोड़कर बांटते हैं और उसका नंबर ऑफ शेयर्स निकालकर उसका एक शेयर्स का प्राइस निकालते हैं, तो उसे हम अथोराइज्ड शेयर, रजिस्टर्ड शेयर या फिर नॉमिनल शेयर कह सकते हैं। यह डेफिनेशन दिया गया है, इसको हम बोल सकते हैं सच कैपिटल इज स्टार्टेड इनटू द कैपिटल क्लॉज ऑफ एमओए। यह हमारे एमओए के द्वारा जुड़ा रहता है। एमओए हमने पढ़ा था जब हमने अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर्स। तो हमने बोला था कि एमओए उसे कहते हैं जो हमारे कंपनी का इंटरनल रूल्स को बनाता हो, हमारे गोल्स, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम जब हमारा जब कंपनी बंद होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा लाइबिलिटी, इनलाइबिलिटी, ये सारे चीजें एमओए में लिखा हुआ रहता है। एमओए 2 प्रकार का होता है, एमओए और एक एओए। एमओए हमारे गोल्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव को दिखाता है और एओए हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन को दिखाता है, इंटरनल जो हम पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं इसका। तो ये हमारे अथोराइज्ड शेयर, रजिस्टर्ड शेयर और नॉमिनल शेयर ये हमारे एमओए से जुड़े हुए रहते हैं। एमओए में कौन सा, तो कैपिटल क्लोज में, याद रखेंगे ना, कैपिटल क्लोज होता है, लाइबिलिटी क्लोज होता है, शेयर्स क्लोज होता है और अदर देन एक और होता है जो कि अभी हमें याद नहीं है। अब देखो इशू शेयर्स कैपिटल किसे कहते हैं। इशू शेयर्स कैपिटल, ये जो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल है ये तो हमारे कंपनी ने इशू किए हुए प्राइस पर है। समझ में आया, इशू किए हुए यानी कि हमने जो कैपिटल लगाया उस पर जो प्राइस हमने शेयर्स का एक प्राइस डाला था वो तो हो गया, बट इशू ऑफ शेयर्स क्या है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब हम इशू करेंगे शेयर्स तो कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं और या फिर नहीं कर सकते हैं, इस पर भी बेस्ड है। तो उसके लिए हमने इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल बनाया, जिसमें हम यह दर्शाते हैं कि हम कितना अथोराइज शेयर्स इशू किए, पब्लिक को दे कि वो परचेज करे, सब्सक्राइब करे हमारे शेयर्स को। हम तीन पढ़े थे क्या, तो पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, जिसमें कि 2 ही होता है पब्लिक के लिए, पार और प्रीमियम। और डिस्काउंट होता है किसके लिए, तो डिस्काउंट होता है मेनली डायरेक्टर के लिए या फिर स्पेशल एम्प्लॉय के लिए, यानी कि इंटरनल एम्प्लॉय के लिए या फिर डायरेक्टर के लिए, ये डिस्काउंट का होगा। प्रीमियम एंड पार ये डिस्काउंट का नहीं होगा, ये हमारे पब्लिक के लिए इशू किया जाता है। तो इशू ऑफ शेयर्स किसे कहेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, देयरफॉर इशूड शेयर कैपिटल इज इक्वल और लेस देन फ्रॉम द अथोराइज्ड कैपिटल। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल है ये अथोराइज्ड शेयर्स कैपिटल का हिस्सा है, यानी कि उसका एक इंटरनल पार्ट है। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, इशू शेयर्स कैपिटल 1 लाख है जो कि 100 रुपए के एच से बना गया है। अब देखते हैं
सब्सक्राइब कैपिटल किसे कहते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, जब हम इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल करेंगे, जब हम सब्सक्राइब करेंगे, मान लो जब हम इशू करेंगे पब्लिक को शेयर्स, तो उसमें कोई परचेज करेगा, कोई परचेज नहीं करेगा, तो जो पब्लिक हमारे परचेज करेंगे शेयर्स को, उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब का तुम मतलब ही समझ सकते हो कि परचेज, हम शेयर्स को खरीद लिए। और इसका डेफिनेशन हो सकता है इट इज अ पार्ट ऑफ इशू शेयर्स, ये इसका पार्ट है, इशू शेयर्स का ये पार्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। Therefore, such capital is also equal or less than from the issue of shares capital. Issue of share capital में हमने देखा था इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, और जो कि सब्सक्राइब कैपिटल में भी दिया गया है इक्वल और लेस दोनों। तो इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं 1,00,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 each इन द केस ऑफ फुल्ली सब्सक्राइब एंड ओवर सब्सक्राइब। अब तुम ये समझो कि सब्सक्राइब होते कितने प्रकार के हैं। हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। पहला फुल्ली, अंडर एंड ओवर। फुल्ली सब्सक्राइब, जितना हमने शेयर्स पब्लिक को दिया उतना ही पब्लिक हमारे लिए शेयर्स का सब्सक्रिप्शन लाए। दूसरा अंडर, जितना हमने पब्लिक को शेयर्स दिया सब्सक्राइब करने के लिए उतना शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ, 95% ही सब्सक्राइब हुआ। और एक बात याद रखना कि 90% से कम, अगर 10 शेयर्स भी कम हो गए तो सारे शेयर्स रिफंड किए जाते हैं, यानी 90% से एबव ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो अंडर के केस में 95,000 शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हुए, और ओवर के केस में हमने 1,00,000 शेयर्स दिया बट 120,000 मतलब 1,20,000 शेयर सब्सक्राइब हुए। तो ये ओवर के केस में होता है, और ये तीनों केस के अंदर हम इसमें एग्जाम्पल दिए गए। पहला है 1,00,000 एट द रेट ऑफ 100 each इन द केस ऑफ फुल्ली। जब हम फुल्ली सब्सक्राइब करते हैं तो जितना हमने कैपिटल दिया और उतना से हमारा सब्सक्राइब हो गया। ये ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना हमने कैपिटल दिया और उतना ही, ऐसा तुम समझो, जितना हमने शेयर्स को पब्लिक में बांटा उतना से ज्यादा हमने 1,00,000 बांटा, 1,20,000 हमारे पास सब्सक्रिप्शन आए। तो इतना ऐसा तो नहीं है ना कि जब हम 1,00,000 शेयर्स लिए, 1,00,000 सब्सक्रिप्शन आया तो उसमें से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे तुम समझ सकते हो कि मानो हम 1,00,000 शेयर्स दिए, हमारे पास 1,00,000 ही शेयर्स हैं, हमने 1,00,000 पूरा का पूरा शेयर्स पब्लिक को दे दिया, पब्लिक ने 1,20,000 शेयर्स हमारे से खरीदे, तो हमको पास ऐसा तो नहीं है कि 1,20,000 हमारे पास शेयर्स है, 2,00,000 शेयर्स है, नहीं, हमारे पास 1,00,000 ही शेयर्स है, तो हम पब्लिक को 1,00,000 ही शेयर्स देंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो 20,000 शेयर्स होगा वो वापस रिफंड हो जाएगा। और ये किसके बेस पे होगा? तीन हमने बताया था, पहला प्रोराटा, दूसरा डायरेक्टेड डिसीजन, और तीसरा कब हमने पैसा दिया, यानी कि टाइमिंग पर। सब्सक्रिप्शन हो गया, इसमें हम 95% ये हो जाएगा हमारा अंडर केस में। और चौथा देखते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल तुम ऐसे समझो, हालांकि तुमने इसे पढ़ चुका है, बट इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, इन सब में कॉल अप का आंसर आया हुआ है, क्वेश्चन है कॉल्ड अप का। देखो कॉल्ड अप उसे कहते हैं जितमें हमने सब्सिक्वेंट में, इंस्टॉलमेंट में जो हमारे पैसे दिए गए थे, अलॉटमेंट, कॉस्ट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, एप्लीकेशन, इन सब में। और एग्जाम्पल तुम देखो, जब हम पहला अलॉटमेंट का पैसा लिया 10 रुपया, एप्लीकेशन का लिया 20 रुपया, अलॉटमेंट का 10 रुपया, कॉल का 30 रुपया, और फाइनल कॉल का 40 रुपया। 40 से 70, 70 30 100, ये हमारा 100 रुपया हो जाएगा। कैपिटल जो हमारा पर इक्विटी शेयर्स होगा उसका नॉमिनल एट द रेट ऑफ पार का वैल्यू होगा। तो इसमें मानो एक साल में हमारे पास टाइमिंग रहता है ना, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें 31 मार्च से जब से हम शुरू किए थे उसका वैल्यू होता है 1 दिसंबर। तो मानो अक्टूबर में कंपनी ने एफपीओ लाया या फिर कोई भी शेयर्स लाया, तो उसमें हम जो सब्सक्राइब किए हैं सब्सिक्वेंट पर सब्सक्राइब किए हैं, जिसमें अलॉटमेंट होता है, कॉल्स होता है, और फाइनल कॉल होता है, एप्लीकेशन होता है। तो
ये जो एफपीओ आया है ये मानो अक्टूबर में आया, ठीक है, बट हमारा जो फाइनल बैलेंस शीट बनता है वो दिसंबर में से शुरू होता है, दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। तो ये जो हमारा पीरियड होगा 25 से 26 के बीच का पीरियड होगा। तो 25 में हमारा अक्टूबर में आया एफपीओ और 26 में हमारा बैलेंस शीट बना। तो बैलेंस शीट का पीरियड तुम देखो, मानो ये 7 अक्टूबर को बना। ये एक बात याद रखना, ये जितने भी मांगे गए कॉल्स हैं वो सब 1 महीना का गैप रखते हैं। गैप रखना जरूरी है, मैंडेटरी है सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा। तो ये 7 तारीख को 7 अक्टूबर को हुआ और ये मानो 2 दिसंबर को हुआ, ये 3 फरवरी को हुआ और ये 8 अक्टूबर को हुआ। तो इसमें जो ये है और ये है, ये दोनों तो, ये तीनों तो काम चल जाएगा क्योंकि ये हमारे 25 और 26 के पीरियड में आ रहे हैं। बट ये जो 8 दिसंबर आ रहे हैं, अक्टूबर आ रहे हैं, ये हमारे 26 और 27 के पीरियड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे 1 मार्च को ही हमारा बैलेंस शीट बन जाएगा। तो 1 मार्च को फरवरी के बाद ही तो मेरा बैलेंस शीट बनेगा। तो मानो कि फरवरी तक हमारा 20 का, 10 का, 30 का ये सारा पैसा हमारा मिल चुका है। कंपनी ने पैसा मांग लिया, ये भी मांगेगा बट ये बैलेंस शीट में ऐड नहीं हो क्योंकि ये अगले साल का बैलेंस शीट में ऐड होने वाले हैं। जैसे ये हमारे 26 और 27 के बैलेंस शीट में बनेंगे और ये जो है हमारे 25 और 26 के बैलेंस शीट में बनेंगे। तो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि जो हमने पैसे कंपनी को दिए या फिर कंपनी जो हमारे से पैसे ले लिए, 20 रुपए ले लिया, 10 रुपए ले लिया, 30 रुपए ले लिया, तो ये जो पैसा ले लिया गया है ये हमारा कॉल्ड अप मनी होगा, जो हमारे से पैसा ले गया होगा। इसमें डेट मायने रखता है कि हम कब पैसे ले रहे हैं। जब हम 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम पीछे ये देखेंगे कि हमारे कंपनी ने कौन कौन से शेयर्स लिए हैं। इसमें तुम्हारा ये भी हो सकता है कि कॉस्ट इन एरियर हो, कॉस्ट इन एडवांस हो या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट के अंडर हो, ये भी होना मैंडेटरी है। तो इसका हम देख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन का ही पार्ट है। देखो, अथोराइज का पार्ट इशू शेयर्स, इशू शेयर्स का पार्ट सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन का पार्ट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का होगा एप्लीकेशन वेयर एज द कंपनी मस्ट बी कॉल्ड फॉर पेमेंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट अथोराइज ईयर। जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उस ईयर में हमारे कंपनी ने लोगों से कितना पैसे ले चुका है उसका बैलेंस शीट बनाना। जैसे कि समझो 1 लाख शेयर्स इंटू 80, इसमें 100 दिया गया था, 20 रुपए हमारा अभी तक मांगा नहीं गया है, 20 रुपए हमारा अगले साल का चला गया है, तो 80 रुपए का ही हमारा निकलेगा। तो 80 रुपए 1 लाख इंटू 80 80 लाख रुपए, ये हमारा ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर कॉस्ट फॉर द पेमेंट होगा। 5वां अनकॉल्ड अप शेयर्स कैपिटल। समझो कॉल्ड अप जो हमारे कंपनी ने पैसा मांगे, अनकॉल्ड अप जो हमारे कंपनी ने पैसे नहीं मांगे। सिंपल सी बात है, इसमें पैसा मांगा गया है, इसमें पैसा नहीं मांगा गया। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये भी सब्सक्रिप्शन का ही पार्ट है। विच हैज बीन नॉट कॉल बिग कंपनी फॉर द पेमेंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर, ये भी हमारे अकाउंटिंग ईयर से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे 1 लाख शेयर्स 20, इसमें 80 था, इसमें 20 है, ये हमारा पैसा नहीं लिया गया है और ये पैसा हमारे लिए लिया गया है। तो ड्यूरिंग द ईयर कैनॉट कॉल फॉर द पेमेंट, इसमें कॉल हो चुका है, इसमें कैनॉट हुआ है, खत्म। अब 6ठा देखते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल किसे कहते हैं। पेड अप, तुम पेड अप से ही समझ रहे हो कि पेड अप पैसा ले लिया, इसके बाद भी है ना, तो पहले पेड अप समझते हैं। पेड अप का मतलब होता है कि हमारे कंपनी में बहुत तरह के कैपिटल होते हैं। हमने बताया था ये जितने भी कैपिटल हैं, ये जितने भी कैपिटल होंगे, एथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, पेड अप, ये सारे हमारे रिटेन होते हैं। और सिर्फ पेड अप ही ऐसा चीज होता है, पेड अप कैपिटल ही एक ऐसा है जो बैलेंस शीट में जाता है। तुम इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर्स के अंडर इक्विटी शेयर्स एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर्स होल्डर होता है। शेयर्स होल्डर के अंदर सिर्फ हमारा पेड अप कैपिटल जाएगा,
जितने भी हमने बताया अथोराइज कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, पेड अप, अर्ल्ड अप, ये सारे नहीं जाएंगे, ये सारे रिटर्न में जाते हैं। बैलेंस शीट भी हालांकि पढ़ाएंगे आगे के क्लास में जब इसको हम देखेंगे। तो इसमें सिर्फ हमारा जाएगा पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाएगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस में भी हमारा जा सकता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम आगे देखते हैं। तो इतना तुम समझो, सिर्फ जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ हमारा इसमें पेड अप जाएगा, पेड अप कैपिटल जाएगा। और पेड अप कैपिटल किसे कहते हैं, तो पेड अप कैपिटल उसे कहेंगे जो हमारे प्रॉफिट होते हैं। जैसे तुम समझो कोई भी तुमने क्वेश्चन बनाया तो उसमें तुम ड्यू लिखते हो, ड्यू एंट्री लगाते हो, तो क्या तुम्हारे हिसाब से ड्यू एंट्री में हमारा पैसा मिलता है? ड्यू एंट्री में हमारा पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ तुमको दिखाता है कि हमारा पैसा आने वाला है। रिसिप्ट में हमारा पैसा मिलता है। तो रिसिप्ट जो हमारा अमाउंट हुआ है उसमें हम कह सकते हैं पेड अप कैपिटल, उसको भी हम कह सकते हैं पेड अप कैपिटल। तो हमारा पेड अप कैपिटल हो सकता है हम एसेट्स बेचे उसका, हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका, हमने शेयर्स बेचा उसका, हमने जितने भी कोल्ड अप किया उसका, यानी हमारा जो प्रॉफिट आता है अननेसेसरी चीजों से वो हमारा पेड अप कैपिटल होगा। अब पेड अप कैपिटल किसका हिस्सा होता है, तो प्रॉफिट कैपिटल का। हमने दो बताया था, पहला होता है प्रॉफिट कैपिटल और दूसरा लेस देन रिलेवेंट कैपिटल। तो ये हमारा प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा। तो इतना समझे, ये बैलेंस शीट में जाएगा और ये सब बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। और अगला है, पहले सर एग्जांपल समझ लो, 1000 शेयर्स 80 रुपए के इससे मिला, तो इफ ऑल द कॉल मनी रिसीव, सारा पैसा रिसीव हो गया, सम टाइम पेड अप कैपिटल मे बी लेस देन फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल ड्यू टू कॉल इन एरियर अमाउंट एरियर इज द बुक्स ऑफ कंपनी। देयरफॉर इसमें कॉल्ड अप में कॉल्स इन एरियर होता ही है। तुमने देखा जितने भी क्वेश्चन तुमने बनाया उन सब में कॉल्स इन एरियर आया। जब कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन आएगा तो इसमें पेड अप भी आ सकता है। और फाइनल हम समझेंगे, इसमें तुम्हें मोटा मोटी ये आइडिया दे देते हैं कि अगला हम कौन सा पढ़ेंगे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। लास्ट का एंट्री हमने क्या करना है, तो हमें बैलेंस शीट बनाते हुए कौन कौन से एंट्री लगानी है जो हमारा पूरे कंपनी का बैलेंस शीट बना कर। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंट ईयर बाय द कंपनी। हमारे लिए सबसे मेन होते हैं ये अभी के लिए 5। पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमने 11th में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम बोल सकते हैं एसपीएल। दूसरा बैलेंस शीट। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये हमें नहीं पढ़ना क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अभी तक नहीं दिया गया है हमारे लिए। हालांकि ये हमारे लिए है बट ये आगे चलकर सीए, क्लैट, इन सब के चैप्टर में आएंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट और पांचवा एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑफ अकाउंट। तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑफ अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके लिए हमें अगले क्लास तक वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।